ओके स्टूडेंट्स, मिलर इंडेक्सेस के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ए फेस मेक्स इंटरसेप्ट्स 2a एंड 3b ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो 2a है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है जो वो है 3b एंड डज नॉट कट द जेड एक्सिस एट ऑल। जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं है। कोई एक फेस है जो एक्स एक्सिस पे 2a, वाई पे 3b और जेड पे 0 ये इंटरसेप्ट करता है। क्वेश्चन है कि these इंडेक्सेस और मिलर इंडेक्सेस इनकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो प्लेन होता है अगर किसी एक्सिस पर वो 0 कट करे, 0 का मतलब क्या है कि इंटरसेप्ट हो ही नहीं रहा। और आप लोग ये जानते हो कि पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेप्ट नहीं करती, पढ़ते हो ना। इसका मतलब जो प्लेन है ना, जो फेस है हमारा फेस सॉरी, वो एक्स और वाई एक्सिस पर तो देखो इंटरसेप्ट हो रहा है लेकिन जेड पे नहीं हो रहा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जेड एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। समझ के बात। जो 20 इंडेक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, जो भी इंटरसेप्ट है वही। मतलब 20 इंडेक्सेस की वैल्यू हो गई, ब्रैकेट में लिखना है 2 3 0। क्योंकि देखो 2a का मतलब है, a का मतलब x एक्सिस पे, b का मतलब y एक्सिस पे और c का मतलब z एक्सिस पे। अब z पे तो हो नहीं रहा, तो जो ये कोफिशिएंट होते हैं ये होते हैं 20 इंडेक्सेस। सिर्फ आपको कोफिशिएंट देखने हैं, जो भी वैल्यू दे रखी है एक ब्रैकेट में उनको कलेक्टिवली लिख दो, वो 20 इंडेक्सेस होते हैं। बोलो क्लियर है जी। मिलर इंडेक्सेस क्या होते हैं, 20 इंडेक्सेस का पहले लो रेसिप्रोकल 1/2 1/3 1/0 रेसिप्रोकल ले लिया इंटरसेप्ट्स का। अब लो इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आया 6, यही आएगा। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 0। तो मिलर इंडेक्सेस होते हैं एच के एल। एच होता है मिलर इंडेक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, के होता है अलोंग वाई एक्सिस और एल होता है अलोंग जेड एक्सिस। अब एच के एल की वैल्यू क्या आ गई, ब्रैकेट के अंदर इनको कलेक्टिवली लिख दो, ये हो गए मिलर इंडेक्सेस। और मिलर इंडेक्सेस में आपने कोमा नहीं लगाना, ये कलेक्टिवली एक टर्म की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने 320 लिखा है, 3, 2, 0 ऐसे नहीं लिखते, इकट्ठा ही लिखते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। और क्वेश्चन देखो, जैसे आपको बोला गया है कि कोफिशिएंट है जो इंटरसेप्ट्स वो है 2a माइनस b एंड c। एक्स एक्सिस पर है 2a, वाई एक्सिस पर है माइनस b और जेड एक्सिस पर है c। इसके भी मिलर इंडेक्सेस और 20 इंडेक्सेस आपको बोला है निकालो। तो 20 इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे इसके, बोलो 2 1 1। माइनस का मतलब है उसके ऊपर बार लगा दो, माइनस को ऐसे लिखते हैं 2 1 1, 1 के ऊपर बार लग गया, इसका मतलब ये -1 है। और मिलर इंडेक्सेस के लिए हम क्या करते हैं, पहले रेसिप्रोकल लो 1/2 1/1 नेगेटिव में और फिर 1/1। एलसीएम लो 2, कितना आ गया 1 -2 2। तो एच के एल की वैल्यू क्या आ गई 1 2 2 और इस 2 के ऊपर बाद नेगेटिव में जो होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। आया समझ में, बोलो। ये मिलर इंडेक्सेस निकाले हैं हमने जब इंटरसेप्ट्स की वैल्यू ये है। और क्वेश्चन है डी निकालना हो, डिस्टेंस बिटवीन एच के एल प्लेन्स। तो वो क्वेश्चन देखो किस तरह से करने हैं। आपको बोला है इफ द एज लेंथ ऑफ ए क्यूबिक, इफ द ए इज एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, एज लेंथ आपको दे रखी है
ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल ए, व्हाट इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस DHKL आपको निकालना है 200 प्लेन्स का, 200 प्लेन्स का आपको इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो DHKL इसका फॉर्मूला क्या था, A अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, A क्या होता है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की एज लेंथ आपको A ही गिवन है, इसकी कोई वैल्यू होती तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आपको A बोला है, HKL की वैल्यू क्या है 200, H की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू 0 है और L की वैल्यू K की वैल्यू भी 0 है और L की वैल्यू भी 0 है। इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर और फिर उसका रूट, बाकी तो 0 ही हो गया, यही रह गया ना। तो ये रूट से स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया A/2। ये आपके पास DHKL आ गया या D200 आ गया। ठीक है, इसी फार्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, एज लेंथ की वैल्यू अब की बार गिवन है आपको, एज लेंथ A इट इज इक्वल टू 450 पिकोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू टू वन प्लेन, ये आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। अब की बार H की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 1 है, तो इसी रिलेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। D221 क्या आ गया 450 बाई रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 450 बाई 3 इट इज इक्वल टू 150 पिकोमीटर। रूट 9 हो गया ना, नीचे 9 का रूट 3 हो गया। अगर वैल्यू गिवन होगी, जैसे यहाँ पे A की वैल्यू गिवन नहीं थी तो अपना आंसर भी A की फॉर्म में आ गया। नीचे वाले क्वेश्चन में A की वैल्यू ये गिवन है तो A की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और HKL आपको दे रखेंगे। हाँ गिवन है ये पिकोमीटर में, तो इसलिए वो आंसर आपका पिकोमीटर में आएगा। जिस यूनिट में गिवन है आप उसी यूनिट में आंसर निकाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। क्लियर बोलो। ऐसे ही आपके पास ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है कोई, जिसमें A B C की वैल्यूज आपको गिवन है। A की वैल्यू गिवन है 50 पिकोमीटर, B की वैल्यू गिवन है 100 पिकोमीटर and C is given as 150 पिकोमीटर। DHKL आपको निकालना है फॉर 1 2 3 प्लेन्स, ये निकालना है आपको। ठीक है, अब DHKL का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। DHKL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर एंड एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि अब आपको अलग अलग वैल्यूज गिवन है, सॉरी ये 1 ओवर DHKL होता है, 1 ओवर DHKL। तो DHKL क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 ओवर DHKL का ये फॉर्मूला है, तो DHKL क्या हो गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब आपको ए बी सी की वैल्यूज गिवन है, ये रही, और एच के एल की वैल्यूज ये गिवन है, ये एच ये के ये एल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। बोलो क्लियर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, D1 2 3 कितना आ गया, ए स्क्वायर 50 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स 1 का स्क्वायर प्लस बी 100 इसका स्क्वायर
प्लस 2 इसका स्क्वायर, L 150 इसका स्क्वायर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको अलग अलग सोल्व करना है आपको। जैसे 50 का स्क्वायर उसको तो 1 से डिवाइड करना है, 100 के स्क्वायर को 4 से और 150 के स्क्वायर को 9 से। जो आंसर आएगा उसको ऐड करके उसका रूट लेना है फिर आपने। क्लियर बात? तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 28.87 पिकोमीटर। मतलब ये न्यूमेरिकल जो है सीधे फार्मूला बेस्ड है। आपको फार्मूला याद है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं। और मैंने 4-5 न्यूमेरिकल जो कराए हैं आपके सामने ही है, ये सारे इजी है न्यूमेरिकल, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। समझ गए मेरी बात को? अब जैसे ये फॉर्मूला है तो इसके अंदर ABC और इसकी अलग अलग वैल्यू पुट करनी है, और अगर दूसरा फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें दूसरी वैल्यू पुट करनी है। कर लोगे बोलो? यस। अब इसके अंदर एक टॉपिक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एक्सरे डाइफ्रैक्शन। एक्सरे डाइफ्रैक्शन, जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उनका एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न आपको डिस्कस करना है। एक्सरे हम किस लिए करते हैं? सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर डिटरमिन करना होता है आपको। जो क्रिस्टल है उसके अंदर इंटरप्लेनर डिस्टेंस कितना है, कहाँ कहाँ पे एटम है, मतलब जो पार्टिकल्स हम पढ़ते हैं। जैसे आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, उसमें पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे। फेस सेंटर में कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। बॉडी सेंटर में कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे प्लस सेंटर ऑफ द क्यूब, बॉडी के सेंटर पे। एज सेंटर में कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे प्लस 12 एजेस होते हैं जो उनके सेंटर पे होते हैं। पढ़े हैं ना ये सारे? फिर आप ये भी पढ़ते थे कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। कॉर्नर पे जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/8 होता है, क्योंकि एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है। फेस का क्या पढ़ते थे आप? 1/2, हाफ होता है कंट्रीब्यूशन। जैसे ये फेस है, ये दीवार, वो इस रूम में और उस रूम में 2 में कॉमन हो गई। बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल है उसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है, और एज वाला जो पार्टिकल है उसका 1/4, क्योंकि जो एक एज है वो टोटल 4 यूनिट सेल्स के अंदर कॉमन होता है। ये सब हम अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक है, जो एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड है, जो वो क्या काम आता है, वो यही हम देखते हैं उसमें कि जो हमारा क्रिस्टल है उसके अंदर पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। वहाँ से फिर हम आइडिया लगाते हैं कि ये फेस सेंटर्ड होगा या बॉडी सेंटर्ड होगा, इसका इंटरप्लेनर डिस्टेंस कितना कितना है, जो सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब जैसे ये चौक है, ये बाहर से तो दिख रहा है, अभी इसकी शेप स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर का तो कुछ नहीं पता ना। तो जो अंदर का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं किसी भी क्रिस्टल का, जैसे सोडियम क्लोराइड का, सीजियम क्लोराइड का, जिंक सल्फाइड का, कैल्शियम क्लोराइड का, कोई भी जो आपके सिलेबस में भी होते हैं जनरली, तो उनमें हमने ये देखना कि पार्टिकल्स एक्चुअली कहाँ कहाँ है। ठीक है, बोलो क्लियर ये चीज? तो एक इसके अंदर मेथड है, जैसे आपके पास है ब्रेग्स इक्वेशन। ब्रेग्स इक्वेशन, ब्रेग्स मेथड, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो ब्रेग्स इक्वेशन में क्या होता है, देखो हमारे पास ये डिफरेंट क्रिस्टल के प्लेन्स हैं, जैसे इन प्लेन्स के अंदर जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग d है, ये इसको हम d बोलते हैं। ठीक है, एक्सरेज हम इंसिडेंट करवाते हैं, तो जैसे यहां से ये एक्सरे आई यहां और यहां चली गई, ऐसे ही यहां और फिर ये एक्सरे बीम है जो
डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर स्ट्राइक करके और रिफ्लेक्ट होके आगे चली गई। अब ये एंगल है थीटा, थीटा एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है एक्सरे। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, डी होगी। देखो ध्यान से बोर्ड पे देखो, ये जो परपेंडिकुलर है या ये जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू ये डी तो होगी, क्योंकि इंटरप्लेनर डिस्टेंस ही तो है ये। और इसको आप कितना लेकर चल रहे हो, डी लेकर चल रहे हो ना। बोलो इतनी बात क्लियर। अब यहां से जो एक्सरेज आ रही हैं, मान लो मैंने इसके ऊपर यहां लाइन लगा दी और इसके ऊपर यहां, ध्यान से देखना, अब फर्स्ट और सेकंड लाइन जो एक्सरे की लाइट है, जो इस रे को मैंने कंपेयर किया, फर्स्ट और सेकंड में जो सेकंड वाली एक्सरे है उसने इतना डिस्टेंस फालतू ट्रेवल किया कि नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड में से, प्लस इतना डिस्टेंस फालतू ट्रेवल किया, ये और ये। आगे इतनी बात समझ में, यहां से ये डिस्टेंस तो दोनों ने कॉमनली ट्रेवल किया ना। ये एक्सरे तो यहाँ पे आगे रिफ्लेक्ट हो गई, जबकि सेकंड जो एक्सरे की लाइट आ रही है वो इसके अलावा इतना आगे और चली, तभी इसके ऊपर स्ट्राइक हुई ना। बोलो क्लियर। तो अगर मैं फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को कंपेयर करूं तो सेकंड लाइन ने इतना डिस्टेंस फालतू ट्रेवल किया कि नहीं किया। ऐसे ही थर्ड वाले के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो और इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर दो, तो थर्ड वाली ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये। आगे ये बात समझ में। अब इसके ऊपर नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ए, ये बी, ठीक है। यहां पे आप लिखो इसको सी, डी, इसको नाम दे दो, मान लो ई, एफ, इसको ओ बोल दो, इसको मान लो जी बोल दो, ठीक है। ए बी सी डी मैंने नाम लगा दिए, बस इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये एंगल और ये एंगल भी थीटा बनेगा। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाला। थीटा के सामने क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का रूल क्या है, ये मान लो थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा ना, होगा कि नहीं। बोलो आगे बात समझ में। अब मैं यहां एक चीज लिखता हूं कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है सेकंड एक्सरे लाइन ने कितना ट्रेवल किया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ बाय सेकंड एक्सरे लाइन, ये कितना हो गया, EG प्लस में GF। फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन ने जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने वो लिख दिया। कोई डाउट है तो बोलो। अब आपको इस EG प्लस GF की वैल्यू निकालनी है, EG प्लस GF की वैल्यू। इस ट्रायंगल में देखो EG की वैल्यू कितनी होगी और इस ट्रायंगल में EG की वैल्यू देखो कितनी होगी। ये वैल्यू होगी d sin थीटा प्लस में अगेन d sin थीटा। देखो ये डिस्टेंस है d, sin थीटा की वैल्यू निकाल लो। sin थीटा क्या होता है, sin cos टेंजेंट हम कैसे निकालते थे, यही करते थे ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। sin थीटा की वैल्यू निकाल लो बस। तो वो d sin थीटा प्लस d sin थीटा, ये कितना आ गया, 2d sin थीटा। ये आ गया एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। आगे इतनी बात समझ में। अब आपने इंटरफेरेंस जब पढ़ा होगा तो उसके अंदर दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रस्ट पे क्रस्ट आता है, ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती हैं,
डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, क्रस्ट पे ट्रफ और ट्रफ पे क्रस्ट आता है, और डार्क फ्रिंजेस हमें ऑब्जर्व होती हैं, क्या मिलती हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक कंडीशन हम और पढ़ते थे कि जो वेव होती है दैट विल बी इन फेज। वेव क्या होनी चाहिए, सेम फेज में होनी चाहिए, एक ही फेज में होनी चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो वेवलेंथ होती है वो बोहर पोस्टुलेट भी एक था, डी ब्रोगली का रिलेशन हमने निकाला था कि अगर वेव इन फेज होती है तो सर्कमफेरेंस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो वही कंसेप्ट आप लगा दो, ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, एन लैम्डा। लैम्डा हो गई इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ, और एन क्या है, 1 2 3 ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन, सेकंड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन, थर्ड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं। 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्लियर बात, एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन जो भी है हम उसकी वैल्यू निकालते हैं बस। आगे बात समझ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।